एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम। आज मैं आपके सिलेबस में लगा हुआ उपन्यास तमस उपन्यास के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तमस उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है और यह भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है। तमस का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। क्या होता है? अंधकार। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1973। क्या है? 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो राजकमल प्रकाशन के द्वारा हुआ था। 1975 में तमस उपन्यास के लिए साहनी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। याद रखेंगे, 73 में उपन्यास की रचना हुई और 75 में तमस उपन्यास के लिए साहनी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। सन 1986 में तमस उपन्यास पर गोविंद निहलानी जी को ने एक फिल्म भी बनाई है। इस उपन्यास का जो कथा है यह अप्रैल सन 1947 की कथा है। मतलब 1947 की इसमें कथा बुनी गई है। मतलब जब हमारा देश क्या हुआ था, उस समय आज़ाद हुआ था, उस टाइम की इसमें कथा ली गई है। आज़ादी के आसपास की विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। यह उपन्यास 5 दिनों की, इस उपन्यास में कितने दिनों की कहानी है? तो 5 दिनों की इसमें मार्मिक कहानी है। पूछ सकता है कितने दिनों की कहानी है, याद रखेंगे। इसमें इस उपन्यास में 5 दिनों की मार्मिक कहानी ली गई है। यह उपन्यास आपका 2 खंडों में बटा है। कितने खंडों में? 2 खंडों में। पहले खंड में आपका 13 प्रकरण है और दूसरे खंड में आपके 14 से 21 प्रकरण है। कितने हैं? 14 से 21 प्रकरण है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद लिखा गया, लेकिन इसमें जो टीस है वो आज भी हमें महसूस होता है। साहनी जी कहाँ के थे? तो रावलपिंडी के थे। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को क्या किया? देखा, भोगा, उसे समझा, है ना। तो तभी उपन्यास यह इतना क्या है? जीवंत है। इस उपन्यास में हम देश की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को भी देख सकते हैं। इस उपन्यास में सांप्रदायिक दंगों का अमानवीय रूप हमें दिखाई देता है। साथ ही अंग्रेज सरकार के फूट डालने की नीति भी इस उपन्यास में हमें दिखाई देती है। तो इस उपन्यास की में पात्रों की अधिकता है, पात्र इसमें ज़्यादा हैं। तो आइए सबसे पहले पात्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन कौन से पात्र हैं। यहाँ पे मैंने पात्र का भी मुख्य पात्र भी लिख दिया है। नत्थू है आपका, ये देखिए। मुख्य पात्र में नत्थू है, मुराद अली है, रिचर्ड है, लीजा है, हरनाम सिंह है, बंतु है, एहसान अली, रणवीर, हयात बख्श, राजो, अल्लाह राखा, प्रकाशो, बख्शी जी, मेहता, जनरल और कश्मीरी लाला लक्ष्मी नारायण है, करीम खान। ये महत्वपूर्ण कौन है? पात्र हैं। अब देखिए थोड़ा पात्र के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो रिचर्ड है डिप्टी कमिश्नर। कौन है? रिचर्ड डिप्टी कमिश्नर है। पश्चिमी पंजाब जिले का डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड इस सांप्रदायिक दंगे का सूत्रपात करने वाला मुख्य षड्यंत्रकारी है। कौन? रिचर्ड। वह अपनी योजना से हिंदू मुस्लिम के नाम पर, क्या धर्म के नाम पर भीषण दंगे कराता है। भारतीय इतिहास का मर्मज्ञ है, भारतीय कला का पारखी है, वह ब्रिटिश समाज का प्रतिनिधि है और एक कौम को दूसरे कौम से अलग रखने की नीति का वो क्या है? समर्थक है। रिचर्ड क्या है? वह केवल निजी लाभ और निजी हित के बारे में सोचता है और वह एक कुशल राजनीति के रूप में भी कार्य करता है। दंगे के बाद वह हवाई जहाज़ से शांति की घोषणा करता है, लाशों को जलाने का प्रबंध करता है, हेल्थ ऑफिसर को कुआं आदि की सफाई का आदेश देता है। तो ये कौन था? रिचर्ड था आपका। लीजा देखिए, लीजा डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड की पत्नी है और पुरातत्व, इतिहास और प्रकृति की प्रेमी। नथु चमार कौन है? निथु चमार एक निर्दोष व्यक्ति है जिसे सांप्रदायिक दंगा फैलाने का मोहरा बनाया जाता है। वह अनजाने में 5 रुपए के लालच में मुराद अली के षड्यंत्र में फंस जाता है। वह भीषण अंतर्द्वंद से ग्रस्त होता है और जो उसकी निर्दोषता को सिद्ध करता है। कथानक में उसकी स्थिति केंद्रीय हो जाती है। आगे चलते हैं। देखिए मुराद अली कौन है? तो मुराद अली एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो देशद्रोह के कार्य करता है और देश में गुलामी की स्थिति कायम रखना चाहता है। वह अंग्रेजों से मिलकर क्या करता है? सांप्रदायिक दंगों कराने में सहायक है। वो बड़ी मक्कारी से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। भीषण सांप्रदायिक दंगे का मुख्य कारण होने के बावजूद अंत में शांति स्थापना की मंडली के साथ नारे लगाता हुआ देखा वो जाता है। सालूत्री साहब का नौकर है और सुअर मारने का आदेश देने वाला वही है, मुराद अली। कौन है? मुराद अली।
देखिए सालो पांचवा आपका कौन सा पात्र है, तो पांचवा आपका सालूत्री साहब हैं, मुराद अली के जो मालिक हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य मेहता जी हैं, अध्यक्ष हैं, जो अपने पद का दुरुपयोग बीमा एजेंट के रूप में करते हैं। बख्शी जी सचिव हैं। अजीज कश्मीरी लाल गायक, देसराज शंकर गायक, मास्टर रामदास है, वित्त का लेखा जोखा करते हैं। जनरल है जो एक खुले व्यक्तित्व वाला इंसान है और आदर्श कार्यकर्ता, राष्ट्रीय सेवक और देशभक्त के रूप में सामने आता है। कांग्रेस का झंडा उठाकर प्रभात फेरी में आगे आगे चलता है। अमन को मुनादी भी करता है। उसकी स्थिति आरंभ से लेकर अंत तक बनी रहती है। जो आंदोलन हुए ना, वो जेल जाता रहता है और उसे सदैव सी क्लास की यातना मिलती है। लाल लक्ष्मी नारायण कौन है, रणवीर के पिता हैं। देवदत्त देखिए अखाड़े के संचालक मास्टर के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं, रणवीर देवदत्त का बहुत करीबी शिष्य है और लाल लक्ष्मी नारायण का क्या है, पुत्र है। लाल लक्ष्मी नारायण का पुत्र है। एहसान अली जो है एहसान अली हैं और एहसान अली की पत्नी का नाम है राजू। इस उपन्यास की सर्वाधिक संवेदनशील आदर्श पूर्ण चरित्र वाली नारी है। मुसलमान होते हुए कि हिंदू परिवार हरनाम सिंह और बंतों को क्या करते हैं, शरण देते, उनकी रक्षा करते हैं। अब देखिए हरनाम सिंह को कृपान लौटा देती है, उसके मंगल की वो कामना करती है। रमजान अली एहसान अली का पुत्र है। आकरा एहसान अली के पुत्र वधु है। हरनाम सिंह है। बंतो हरनाम सिंह की पत्नी है। इकबाल सिंह हरनाम सिंह का पुत्र है, जिसे मुस्लिम बना दिया गया। क्या किया गया, मुस्लिम बना दिया गया है। जसबीर कौर कौन है, तो हरनाम सिंह की पुत्री है, जो कुएं में कूदने वाली पहली महिला थी। करीम खां हरनाम सिंह का मित्र है। और अल्लाह रखा हिंदू महिला से ज़बरदस्ती करने वाला जो है, हिंदू महिला से ज़बरदस्ती शादी करने वाला है। इस उपन्यास में हम विभाजन की भयावहता, मानवीय संवेदना और तत्कालीन राजनीतिक चालों का मार्मिक दस्तावेज को हम लोग क्या करते हैं, इस उपन्यास में हम लोग देखते हैं। तो ये जो है इस उपन्यास के प्रमुख कुछ क्या थे, पात्र थे, जिसे हम लोगों ने अभी पढ़ा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यह उपन्यास जो है 1973 में प्रकाशित हुई है, 2 खंडों में विभाजित हुई है। और इसका मेन अंग्रेज़ों का क्या नीति था इस उपन्यास के, फूट डालो और राज करो, इसमें है। इस उपन्यास में हम देखेंगे कि अंग्रेज जो है इस उपन्यास के माध्यम में जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि उपन्यास में अंग्रेज़ों की नीति हमें साफ दिखाई देती है कि अंग्रेज चाहते थे यहाँ पे फूट डालकर अपना वो शासन करें। इसमें केवल 5 दिनों का घटना का वर्णन है। इस तरह से ये उपन्यास जो है, ये उपन्यास काफ्का हो गया, जिसे हम लोगों ने अभी पात्र के बारे में जाना। और उपन्यास के बारे में जो है हम चलिए वर्णन करते हैं, उपन्यास क्या है, उपन्यास के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट में जो है अपने उपन्यास को लिख दिया है। आप इसे पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, आगे फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए उपन्यास का प्रारंभ कैसे होता है, नत्थू द्वारा सुअर पकड़ने के प्रकरण से होता है। मुराद अली म्यूनसिपल कमेटी का कर्मचारी है और अंग्रेज अफसर के कहने पर जो है नत्थू को सुअर मारने का काम देता है। मुराद अली वो व्यक्ति है, कौन है वो, म्यूनसिपल कमेटी का कर्मचारी है और अंग्रेज अफसर जो है मुराद अली को बोलते हैं तो जो वह जो है नत्थू को जाता है और सुअर मारने का काम देता है। नत्थू क्या है, एक चर्मकार है। क्या है, चर्मकार है। वह जानवरों को मारने का काम नहीं करता, अपितु उसे न चाहते हुए भी उसे यह कार्य करना पड़ता है। नत्थू एक चर्मकार व्यक्ति है, वह जानवरों को मारने का काम नहीं करता, लेकिन मुराद अली उसे उस पर दबाव डालता है तो वो जो है उसे वह काम करना पड़ता है। वह इस बात से अनजान होता है कि वह सुअर एक मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंका जाएगा। कौन, नत्थू को कुछ पता नहीं है कि जो सुअर जो मैं मार रहा हूँ उस सुअर को जो है कहाँ पे फेंका जाएगा, मस्जिद की सीढ़ियों पर। सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी था। मुसलमानों द्वारा दंगों की शुरुआत के लिए जो है मुसलमानों द्वारा एक गाय को काट दी जाती है और दंगा विकराल रूप ले लेता है। इसी टाइम क्या होता है, मुसलमान क्या करते हैं मुसलमान जो है एक गाय को काट देते हैं और यह जो है क्या होता है, जिससे जो है यह दंगा विकराल रूप ले लेता है। नत्थू आत्मग्लानि में डूब जाता है। वह नहीं जानता था कि उससे मरवाया हुआ सुअर दंगा भड़काने के लिए मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया जाएगा। नत्थू को ये सब कुछ पता नहीं था कि वह जो सुअर मार रहा है उसको जो है क्या किया जाएगा, दंगा भड़काने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
कुछ लोग इस बात को समझते हैं, जिनमें कांग्रेस की पार्टी के सदस्य हैं, बख्शी जी हैं, मेहता जी है, जनरल है, कश्मीरी लाल है, ये दंगों को शांत करने का प्रयास करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? दंगों को शांत करने का प्रयास करते हैं। इसमें एक मुख्य पात्र है रिचर्ड, जो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासनिक अधिकारी है, इतिहास प्रेमी है, और उसकी पत्नी लीजा देश की यह स्थिति देखकर यहाँ रहना नहीं चाहती है। पत्नी जो है ना उसकी, वही जब स्थिति देखती है देश की, तो वह यहाँ पे रहना नहीं चाहती। कौन है? रिचर्ड की पत्नी लीजा। उपन्यास में अलग अलग प्रकरण चलते हैं, घटनाएं घटती हैं। दंगे आसपास के गांवों तक फैल चुके होते हैं। हरनाम जो नूरपुर तहसील के हरनाम जो नूरपुर तहसील के गांव में चाय की दुकान पर चलता है। दंगों से बचते बचते वह अपनी पत्नी बीतू को लेकर वहां से भाग निकलता है। वहाँ पे जो है हरनाम सिंह जो है जब देखता है वहाँ पे कि दंगा गांव में होता है, तो वह अपनी पत्नी बंतों को लेकर और वहाँ पे अपने पत्नी बंतों को लेकर वहाँ से जो है वो भाग निकलता है और एक एक घर में जाके शरण लेता है। जो मुसलमान परिवार निकलता है, एहसान अली की पत्नी राजू उन्हें घर में फिर पनाह देती है। अभी हम लोगों ने वर्णन किया कि राजू वही है जो हरनाम सिंह और उसकी पत्नी को क्या करते हैं? पनाह देते हैं। उपन्यास के अंत में 17वें प्रकरण में इकबाल सिंह के धर्म परिवर्तन का बहुत ही क्रूर और मार्मिक चित्रण है। सैयदपुर गांव में भी भीषण सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं, अनेक लोग मारे जाते हैं। यहाँ 27 महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे देती हैं। नतु आत्मग्लानि और दंगों के हालात देखकर जो है वो मर जाता है। लगभग 4 दिनों बाद जो है रिचर्ड कर्फ्यू लगाकर फिर दंगे फसाद को क्या करता है? रोकता है। तो ये जो है यहाँ पे मैंने जो है शॉर्टकट में इस उपन्यास के जो है पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख दिया है। आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आपको उपन्यास का जो है मेन क्या उपन्यास में जो है कहानी है उसका जो है आपको समझ में आएगा। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन करते हैं, अच्छा से समझते हैं। यहाँ देखिए, भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत से तमस का संबंध। ये कहाँ से लिया गया है? ये बताया गया है कि भीष्म साहनी ने अपनी आत्मकथा आज के अतीत में तमस के लिखने के पीछे की प्रेरणा का उल्लेख किया है। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे आज के अतीत इनकी आत्मकथा है। वे बताते हैं कि उन्हें ठीक से याद नहीं कि बम्बई के निकट भिवंडी नगर में कब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, पर उन्हीं दंगों के बाद उन्होंने तमस लिखना क्या किया था? आराम किया था। भिवंडी बुनकरों का नगर था, जहां घरों और खटियों को आग के हवाले कर दिया गया। गलियों में घूमते हुए उन्हें लगा जैसे वे किसी प्राचीन नगर के खंडहरों में घूम रहे हों। अपने कदमों की आवाज़ तथा चारों ओर छाई अकुलाहट भरी चुप्पी को वे पहले भी सुन चुके थे। इस भयावह नीरवता के साथ साथ उन्होंने पेड़ों पर बैठे गिद्ध और चीलों, आधे आकाश में फैली आग की लपटों, गलियों सड़कों पर भागते कदमों, रोंगटे खड़े कर देने वाले चिल्लाहटों, धर्मांध लोगों के नारों और चित्कारों का भी अनुभव किया। बम्बई से दिल्ली लौटने के बाद एक दिन सुबह जब नाश्ता करने के बाद वे अचानक मेज पर बैठे तो जब उनकी आदत शाम को लिखने की थी, तब उन्हें कलम उठाई और कागज़ सामने रखा तो उनका ध्यान रावलपिंडी के दंगों की ओर गया और उनके सामने जो है कांग्रेस का दफ्तर, उनके साथी योगी रामनाथ बख्शी जी, हकीम जी, अब्दुल अजीज, मास्टर अर्जुन दास एक मतलब उनकी आंखों के सामने घूमने लगे और वे अतीत की स्मृतियों में डूबते चले गए। इस तरह से उन्होंने जो है तमस उपन्यास की रचना की। अब देखिए, इसमें जो है हम इस उपन्यास के बारे में थोड़ा कथानक के बारे में जानते हैं। जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा, अब यहाँ थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। तमस आज़ादी से ठीक पहले के पंजाब और सांप्रदायिक के भय के अंधेरे में डूबे उन चंद दिनों की जीवंत करता है। यह धार्मिक जड़ता का इस्तेमाल करती है। इसमें जो है रक्त रंजित हजारों बेकसूर लोगों की कहानी है। एक ओर सूअर और गायों को बचा लेने का पुण्य कमाया जा रहा है, तो दूसरी ओर उसी के लिए मनुष्य की नृशंस हत्याएँ हो रही हैं। कहानी एक सूअर को मारने के दृश्य से शुरू होती है। मुराद अली जो सालोत्री साहब का क्या नौकर है, नत्थू नामक व्यक्ति को 5 रुपये का चमचमाता नोट देकर सूअर को मारने का काम सौंपता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुराद अली जो है नत्थू को
5 रुपये देकर बोलता है कि तुम्हें एक सूअर को मारना है। नथु यह काम गुप्त रूप से करता है क्योंकि यह इलाका मुसलमानों का है। क्या है? मुसलमानों का इलाका है, इसलिए वो चुप्पे से ये काम करता है। और जो है किसी मुसलमान द्वारा देख लिए जाने पर दंगा भड़कने का खतरा है। वह पूरी रात सूअर से जूझता है और अंत में उसे मारने में सफल होता है। लेकिन सूअर को मारने की बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए थी। दंगे का शुरुआत कैसे होता है? मुराद अली के माध्यम से अंग्रेज जो हैं डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड नथु से मरवाए गए सूअर को मस्जिद की सीढ़ी पर डलवा देते हैं। देखिए कौन डलवाता है? तो डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड। इसकी प्रतिक्रिया में जो है मुसलमान एक गाय को काट कर धर्मशाला के सामने फेंक देते हैं। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप पूरे शहर में और फिर कस्बों गांव में भीषण सांप्रदायिक दंगा फैल जाता है। डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड जो एक चालाक राजनीतिज्ञ है, प्रशासक है, दंगों को रोकने का कोई प्रयास नहीं करता। जो उसकी पत्नी लीजा है उसे भारत देश पसंद नहीं है। रिचर्ड से पूछती है कि वह हिंदू और मुसलमान को कैसे पहचान लेता है, जिस पर रिचर्ड व्यंग से हंसते हुए कहता है यह मेरा देश नहीं है, ना ही ये मेरे देश के लोग हैं। ये मेरा देश भी नहीं है, ये मेरे देश के लोग नहीं है। कौन बोलता है ऐसा? तो ऐसा बोलता है रिचर्ड। कौन बोलता है? रिचर्ड। आगे चलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को सुबह शहर में निकलने वाली प्रभात फेरी में शामिल होने के लिए कहा गया है। बख्शी जी और शंकर के बीच सिगरेट और मिट्टी के तेल की मंजूरी को लेकर वाद विवाद होता है। मेहता जी और शंकर के बीच लाहौर सम्मेलन को लेकर अनबन रहती है। मास्टर रामदास गोसाई जी को निर्णय को सुनकर कहते हैं कि आज प्रभात फेरी नहीं होगी क्योंकि इमाम दिन के मोहल्ले के पीछे की गलियां साफ करनी है। अंत में गोसाई जी की बात मान ली जाती है और सभी कांग्रेस कमेटी के सदस्य नालियों की सफाई के कार्य में क्या होते हैं? सब जुट जाते हैं, लग जाते हैं। तभी मोह पाल चिल्लाते हुए बताता है कि मस्जिद की सीढ़ियों पर सूअर को मारकर फेंक दिया गया है। बख्शी जी भंगी को बुलाकर सूअर हटवाने की नसीहत देते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। अंत में जनरल और बख्शी जी मिलकर सूअर को वहां से हटा देते हैं। तभी एक व्यक्ति गाय को लेकर उसी गली में जाता दिखाई देता है। माईसतु यहाँ पे माईसतु की धर्मशाला के बाहर गाय के कटे हुए अंग फेंके जाने के बाद जो है शहर में स्थिति और बिगड़ जाती है। रणबीर और देवदत्त हिंदू अपनी रक्षा के लिए वानप्रस्थियों के मार्गदर्शन में विचार करते हैं। मास्टर जो है देवदत्त फौलादी लड़के तैयार करना चाहते हैं, मुसीबतों का सामना सीना तान कर करें और विजय प्राप्त करें। इस काम के लिए वह रणबीर को चुनते हैं। रणबीर जो पहले एक मुर्गे का भी वध नहीं कर पाता, देवदत्त के एक थप्पड़ के बाद फौलाद बन जाता है और देवदत्त खुद मुर्गी का वध करने में कामयाब होता है। देवदत्त और उसके कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मानते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच शांतिपूर्वक चर्चा से स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। उनके प्रयत्न से मुस्लिम लीग से लीडर हयात बख्शी के घर बैठक होती है, जिसमें कांग्रेस कमेटी की ओर बख्शी जी भाग लेते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत त्रासदियाँ क्या हैं। शहरों में हिंदू मुसलमान के मारे जाने की खबर आने लगती है। रघुनाथ घबरा कर जो है अपना मकान छोड़कर दूसरे मोहल्ले में मकान खरीद लेता है। उसके दोस्त शाहनवाज जो मुसलमान है वह अपनी सारी सीमाओं को तोड़ते हुए रघुनाथ से मिलने जाते हैं और उनकी खबर लेते हैं। जनरल अपनी अंतिम सांस छोड़ने से पहले कहता है कि अंग्रेज़ों की कूटनीति है, वे हमें लड़वा रहे हैं। वह गांधी जी की तरह अपनी लाश पर पाकिस्तान बनने की बात पूरी नहीं कर पाता और उसकी सांस निकल जाती है। इंद्र नामक लड़के द्वारा जो है एक इत्र बेचने वाले लड़के के पेट में चाकू घोंप देने वाली जैसी घटनाओं को देखकर सुनकर नथु जो है स्वयं को इस फसाद का सबसे बड़ा अपराधी मानता है। रहस्य खुलने के भय से वह किसी से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन अंत में जो है अपने दिल का बोझ कम करने के लिए वह अपनी पत्नी के सामने राज खोल देता है। गांव तक फैलते दंगे और हरनाम सिंह की व्यथा। पवित्र धर्म के नाम पर फसादें शहरे से लेकर देहातों तक पहुंच जाती है और जिस गांव में सालों से हरनाम सिंह और उसकी पत्नी बंतो अपने होटल का धंधा चला रहे थे, वहां भी परिस्थितियां बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें जो है बंतो और हरनाम सिंह को गांव छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन हरनाम सिंह अपने गांव वालों पर विश्वास है। उनके मित्र करीम खान जो मुसलमान हैं उन्हें आगाह करने देते हैं कि गांव वाले भले ही कुछ न कहें, लेकिन बाहर से आने वाले दंगाइयों से उन्हें बचाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। करीम खान की बातों से हरनाम सिंह निराश हो जाता है और फिर अपना सब कुछ त्याग कर पत्नी बंतो के साथ गाँव छोड़कर चला जाता है।
गांव के सभी सिख गुरुद्वारे में जमा हो जाते हैं। बिशन सिंह, किशन सिंह, निहंग सिंह, तेज सिंह आदि सुरक्षा मोर्चे पर डटे रहते हैं। मुसलमानों की ओर से मिर्दाद और सिखों की ओर से सोहन सिंह अपने अपने समाज के लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ों की क्या है, कूटनीति है और हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। हरनाम सिंह बंतो एक ऐसे घर में पनाह लेते हैं जिसका मालिक एहसान अली है। एहसान अली एक ट्रक लेकर आता है। हरनाम सिंह उसे देखकर पहचान लेता है कि यह जो है उन्हीं का लूटा हुआ ट्रक है। एहसान अली की बहू अकरा हथौड़े से ताला तोड़ने को लगती है तो हरनाम सिंह आत्मविश्वास से कहता है, ताला क्यों तोड़ते हो बेटी, यह लो चाबी, यह हमारा ही क्या है, ताला है। एहसान अली उन्हें फटकारते हुए सचेत करता है, यदि उसके बेटे रमजान अली को पता चला तो वह कैसा व्यवहार करेगा उसे पता नहीं, क्योंकि दंगों ने उसके मन में दहशत भर दी है। रमजान अली की गलियां सुनकर हरनाम सिंह बंतो को बुरा लगता है, गालियां सुनकर, पर वे सोच लेते हैं कि मृत्यु से अधिक और क्या होगा। राजू रमजान अली की माँ उसे डांटती और फिर आधी रात को संदूक और ट्रक से जेवरात की एक छोटी सी पोटली निकाल कर हरनाम सिंह को देते हुए कहती कि ये तुम्हारे ट्रक में मिले हैं, तुम्हारे ये गहने हैं, मैं निकाल लाई हूँ, तुम्हारे आगे कठिन समय है, पास में जो है 2 गहने हुए तो सहारा होगा। यह कहते हुए राजू को जो है उन दोनों को गांव की सीमा तक छोड़ने जाती है, जहां तक वह विशेष खतरा महसूस करते थे। तो इस तरह से जो वह उसकी मदद करती है। हरनाम सिंह का बेटा इकबाल सिंह अपने माता पिता से मिलने जा रहा था। कुछ लूटपाट करके वापस लौट रहे मुसलमान के हाथ लग जाता है, उसे पकड़ लेते हैं और इतना मारते पीटते हैं कि वह इस्लाम धर्म क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। कौन? हरनाम सिंह का बेटा इकबाल सिंह। सिख औरतें जो है देखिए, सिख औरतें क्या करती हैं, कुएं में कूद कर अपनी जान देती हैं। क्या करती हैं? अपनी जान देती हैं। इससे पहले जसवीर कौर कूदती हैं और फिर सिख जो है का झुंड कुएं में कूदने लगता है। एक लड़की, हिंदू लड़की पर तुर्की की टोली झपट पड़ती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन भय से भाग नहीं पाती। उस टोली के 8-10 लोग उसे दबोच लेते हैं और उसका प्रत्येक व्यक्ति उसकी असमत लूट लेता है। दंगों के बाद का मंजर, जब सब सर्वनाश हो चुका था तो उन लाशों को नोच नोच कर खाने के लिए आकाश में बहुत सारे गीद आने लगते हैं। प्रत्येक मोहल्ले में रिलीफ कमेटी नियुक्त की गई और जान माल की हुई क्षति की जानकारी ली जा रही है। रिचर्ड अपनी पत्नी लीजा को बिगड़ी हुई हालात को दिखाने के लिए साथ ले जाना चाहता है। लीजा उससे कहती है, मुझे जलते गांव की सैर कराओगे? मैं कुछ भी नहीं जानती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। तुम कैसे हो जीवो रिचर्ड? ऐसे स्थानों पर तुम नए नए पक्षी देख सकते हो, लार्क पक्षी की आवाज़ सुन सकते हो। रिचर्ड लीजा की बात पर ध्यान देने बिना हंसता है, जो लीजा को बुरा लगता है। हरनाम सिंह अपने बेटे की तलाश में व्याकुल है। एक हिंदू महिला से अल्लाह रखा नामक मुसलमान ने ज़बरदस्ती विवाह कर लिया है। किसी का बेटा लापता था तो किसी की बेटी। अमन कमेटी अपने कार्य में व्यस्त थी, जान माल के नुकसान का पता लगा रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों सियासी कूटनीति बखूबी जानते थे, फिर भी हिंदू मुसलमान के मोहल्ले में अपना घर और संपत्ति बेचकर हिंदुओं के मोहल्ले में अपना घर बना रहे थे। मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले से निकलकर दूसरी ओर चले जा रहे थे। कांग्रेस कमेटी के सचिव बख्शी जी, मुस्लिम लीग के हयात बख्श जैसे लोग आपस के मतभेदों को भुलाकर पूरे शहर में शांति बनाए रखने, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए शहर के चारों ओर कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग जगह जगह घूमकर अमन कायम करने की याचना कर रही थी। अब उपन्यास का अंतिम निष्कर्ष देखिए। सारी घटना पर अंत में उपन्यासकार यही निष्कर्ष निकालता है कि फिसाद कराने वाला भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज और रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज ही और घर में बसाने वाला भी अंग्रेज। नथु जो सुअर को मारने की घटना का मुख्य कारण था, अंततः वह इस फसाद में क्या हो जाता है, मारा जाता है। तमस विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक वैमनस्व और मानवीय मूल्यों के पतन की एक शक्तिशाली और मार्मिक कहानी है। इस तरह से तमस का उपन्यास को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी देखा कि तमस उपन्यास जो है बहुत ही एक मार्मिक चित्रण किया गया है। विभाजन की त्रासदी का इसमें चित्रण किया गया है कि इस तरह से उस समय दंगे फसाद हुए, हिंदू मुसलमान में लड़ाई झगड़ा लगवाया गया। अंग्रेज अफसर जो है चाहती थी कि यहाँ पे जो है क्या हो, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और हम लोग यहाँ पे शासन करें। तो ये था तमस उपन्यास आज का।
और ये उपन्यास आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और जो भी नए आने वाले मित्रगण हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एवरीवन। और थैंक यू एवरीवन।